देखिए बच्चों, लास्ट जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने क्या किया था, प्लेन में मोशन के लिए हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट करी थी। आज हम करेंगे किसी प्लेन में मोशन के लिए ही अगर हमारा एक्सेलरेशन यानी कि जो त्वरण है वो एक समान हो, त्वरण हमारा चेंज नहीं हो रहा है, एक समान है, तो किस तरह से गति होगी और वहाँ पर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे। जैसे जिस तरह आप लोगों को याद हो तो हमारा जो थर्ड चैप्टर था वहाँ हमने शुद्ध गति की समीकरण निकाले थे और वो शुद्ध गति की समीकरण हमें एक समान त्वरण के लिए मिले थे ना। आज भी हम कुछ इक्वेशंस निकालेंगे जो आपको कुछ कुछ थर्ड चैप्टर जैसी ही नज़र आएगी, फिर हम देखेंगे कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ओके, तो चलिए हेडिंग लगाइए, एक समान त्वरण से किसी समतल में गति। अब देखिए, हम मान लेते हैं कि हमारी कोई जो वस्तु है वो एक्स वाई प्लेन में गति कर रही है। भाई हमें प्लेन तो लेना पड़ेगा ना, और हम इस चैप्टर में एक्स वाई प्लेन लेके चल रहे हैं तो हम लोग एक्स वाई प्लेन मान लेते हैं। अब हमारी कंडीशन क्या है कि हमारा जो त्वरण है, एक्सेलरेशन, वो एक समान है। इट मीन्स ये कि किसी समय अंतराल में एवरेज जो एक्सेलरेशन होगा, औसत त्वरण, वो हमारे एक्सेलरेशन के समान होगा, क्योंकि हमारा त्वरण यहाँ पर एक समान है, नियत है, बदल नहीं रहा है। इसलिए जो ए बार होगा वो बच्चों किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। आया समझ में? ये हमारी कंडीशन है। हम मानते हैं कि t बराबर 0, कि जब समय 0 था, यानी कि समय 0 का मतलब समझते हो ना आप, मैं बता चुकी हूँ, समय कभी 0 नहीं होता है। समय 0 का मतलब होता है कि जहाँ से हमने ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया हम उस समय को 0 कहते हैं। तो t बराबर 0 पर वस्तु का वेग, जब हमने देखना शुरू किया तब हमारी वस्तु का वेग था v0, और किसी अन्य समय t पर उसका वेग कितना हो गया, v। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t बराबर 0 पर v था v0 और t बराबर t पर v कितना हो गया, v। ओके, चलिए अब आप क्या जानते हो कि जो एक्सेलरेशन होता है वो वेग में परिवर्तन की दर ही तो होती है, समय के सापेक्ष। वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, v0 से v हो गया, यानी कि v माइनस v0। समय में कितना चेंज हो रहा है, 0 से t हो गया, 0 माइनस t माइनस 0, या t लिख सकते हो, तो ये आ गया v माइनस v0 अपॉन t। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 कि हमने इसके लिए a निकाल लिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बताओ कितना आएगा, at बराबर v माइनस v0। और जब आप इसको ऐसे लिखोगे v की फॉर्म में तो ये आएगा v बराबर v0 प्लस at। ये जो माइनस v0 है इसको इधर ले आइए तो आ जाएगा v बराबर v0 प्लस at। कुछ जानी पहचानी सी इक्वेशन है। थर्ड चैप्टर में हमने शुद्ध गति की समीकरण प्राप्त करी थी 3, और पहली हमारी ये थी v बराबर v0 प्लस at, कुछ ऐसी ही थी, बस वहाँ 1D मोशन की बात थी, यहाँ हम 2D की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर ये जो इक्वेशन है ये हमारे 2D मोशन के लिए है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 2 कोऑर्डिनेट्स में लिखना पड़ेगा। हम प्लेन कौन सा लेके चल रहे हैं बच्चों, एक्स और वाई प्लेन, तो इसको एक्स और वाई की फॉर्म में लिख दीजिए। पहले हम लिखेंगे वी एक्स, मतलब एक्स दिशा में वेग, कितना जाएगा v0 x, भाई v0 है, अब उसको v0 x कर दीजिए, प्लस ax t, x दिशा में जो भी त्वरण है ax और t। सिमिलरली इसी से vy लिख दीजिए, v0 y प्लस ay t। जहाँ आप लोग लिखना चाहे तो लिख लेना, ax ay तो क्या है, x और y दिशा में त्वरण। ठीक है, इसी तरह से v0 x और v0 y क्या है, x और y दिशा में वस्तु का प्रारंभिक वेग। vx vy क्या है, x और y दिशा में वस्तु का वेग। चलिए अब देखो, जब हमने 1D मोशन के लिए माना कि 1D मोशन, जब हम सरल रेखा की बात कर रहे थे तो t बराबर 0 और t बराबर t पर हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि वस्तु का जो स्थिति सदिश है कि t बराबर 0 पर मान लीजिए वस्तु r0 पे, और जैसे ही t बराबर t हुआ तब वस्तु हमारी कहाँ पहुँच गई, r पर पहुँच गई। तो हमारे कण का जो वेग है वो v0 से कितना हो गया, v, यानी कि t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति थी r0 और वस्तु का वेग है v0। t बराबर t पर वस्तु की स्थिति हो गई r और वस्तु का वेग हो गया v।
तो बताइए समय अंतराल कहाँ से कहाँ तक गए हम, 0 से लेके t तक, 0 से t तक ही तो वेरी कर रहे हैं। तो 0 से t यानी कि t में अगर मुझे पार्टिकल जो हमारा कण गति कर रहा है उसका एवरेज निकालना हो, क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज क्या होता है भाई, उसका प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग और टोटल समय, कुल वेग बटा कुल समय, यही तो होता है। तो वेग कितना हो गया, v0 प्लस v/2, ये एवरेज वेग है, ठीक है, इसलिए प्लस आया। तो v0 प्लस v/2 और विस्थापन कितना हो गया, r0 से r पे पहुंच गई, इसलिए r माइनस r0, ठीक है, ये होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि r जो होता है वो v इंटू टी होता है, भाई v r/t होता है ना, तो यहीं से ही क्या आ गया, r आ गया vt, ठीक है। अब r जो है इसको हमें चेंज के फॉर्म में लिखना है, तो r कितना हो गया, r माइनस r0, v कितना हो गया, एवरेज के बराबर, एवरेज कितना है हमारा, v प्लस v0 और t तो ये है ही। इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया, ये आ गया। अब देखो ये जो v है इसकी आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, कहाँ से, हमारी इक्वेशन 1 से, ये थी ना v बराबर ये v0 प्लस at, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, v बराबर v0 प्लस at, पुट हियर, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो v0 प्लस at प्लस v0 डिवाइडेड बाई 2t और बराबर में हमारे क्या चल रहा है, r माइनस r0। अब r माइनस r0 बराबर कितना आ गया, देखो ये v0 बाई 2 और ये भी v0 बाई 2 मिलके क्या हो गया, हाफ हाफ मिलके 1 हो गया, तो v0 आ गया, t इंटू में था इसलिए t आ गया, प्लस हाफ a t और इंटू t स्क्वायर, समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ से r की वैल्यू निकाल लीजिए, इस r0 को इधर ले जाइए, तो ये आ गया r0 प्लस v0 t प्लस हाफ a t स्क्वायर। और बताइए ऐसी ही कुछ इक्वेशन हमको मिली थी थर्ड चैप्टर में, मिली थी ना, तो बस ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन, मतलब यहाँ तो थर्ड हो गई, वैसे सेकंड इक्वेशन हो गई, r बराबर r0 प्लस v0 t प्लस हाफ a t स्क्वायर, और फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी ये v बराबर v0 प्लस a t। समझ में आया, बिल्कुल भी टिपिकल डेरिवेशन नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको घटक के रूप में लिखते हैं। भाई हम प्लेन की बात कर रहे हैं और एक्स वाई लेके चल रहे हैं, तो हमें इसको एक्स और वाई की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, आर की जगह एक्स आ जाएगा, आर नॉट की जगह एक्स नॉट, वी नॉट की जगह वी नॉट एक्स, ए की जगह ए एक्स, सिमिलरली वाई, वाई नॉट, वी नॉट वाई और ए वाई। लिखना बिल्कुल भी आसान है, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ इसको घटकों में वियोजित करना है। भाई जब हम एक्स की बात करें तो आर एक्स में हो जाएगा, एक्स नॉट हो जाएगा, वी नॉट एक्स हो जाएगा और ए एक्स हो जाएगा। टी तो सही टी ही रहेगा, टी कोई टी एक्स टी वाई थोड़ी होती है, क्योंकि टी में कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है, ठीक है। सिमिलरली वी वाई हो गया, सॉरी वाई हो गया। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को देखकर कुछ आपको नज़र आ रहा है कि हमें इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं, हमने ये निकाला क्यों, हमें कहाँ ज़रूरत पड़ रही है। भाई हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट चाहिए था, इसलिए हमने ये चीज़ें निकाली है। वो क्या निकाली, हमने ये देखा कि जब हम 2D में एक समान त्वरण की गति का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें जो x और y मिला, x और जो y मिला, यानी कि x दिशा में और y दिशा में गति हो रही है। 2D का मतलब यही तो हुआ कि दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। तो हमने ये देखा कि ये दोनों जो गतियां हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है। मतलब x दिशा में जो गति हो रही है वो केवल x चीज़ों में परिवर्तन की वजह से हो रही है। इस इक्वेशन में आपको कहीं भी y का कोई टर्म मिला नहीं ना। सिमिलरली y में जो गति हो रही है उसमें केवल y दिशा में जो चेंजेस हो रहे हैं वही मिल रहे हैं। इसमें x का कोई टर्म नज़र आ रहा है आपको, नहीं ना। तो बस यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें चाहिए था कि x व y दिशाओं में गतियाँ जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। जब ये डिपेंड नहीं कर रही है इट मीन्स क्या हुआ कि हम इनको अलग अलग 1D मोशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं या नहीं। बताओ ये 1D मोशन की इक्वेशन थी या नहीं थी, ये भी थी या नहीं थी। तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि किसी समतल में गति की दो अलग अलग समकालिक एक विमीय एक समान त्वरित गतियों
के रूप में हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन ये एक ही समय पर है, समय अलग नहीं होना चाहिए। देखो समय दोनों में टी है, तो समय अगर हमारा समान है, त्वरण हमारा एक समान है, तो हम समतल में जो गति है उसको दो अलग अलग एक विमीय गति के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, और ये परस्पर लंबवत दिशाओं में घट रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक्स और वाई जो प्लेन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनकी जो दिशाएं हैं वो क्या होगी? परस्पर लंबवत होगी। बताओ ये चीज़ आपको समझ में आई नहीं आई कि हमने ये सब क्यों किया? सिर्फ यही जानने के लिए किया कि किसी समतल में एक समान समय में एक समान त्वरण के लिए गतियां एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, वो दो अलग अलग दिशाओं में एक विमीय गति की तरह बिहेव करती है, और वो दोनों दिशाएं एक दूसरे की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, लंबवत। ओके, चलिए अब हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं। वैसे इस टॉपिक की हमें पढ़ने की ज़रूरत यहाँ थी नहीं, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने बहुत डिटेल में स्टडी करी है ना। रिलेटिव वेलोसिटी, बहुत अच्छे से इस टॉपिक को हमने पढ़ा है, इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। बस इसको हम 2D के लिए पढ़ेंगे। वहाँ हमने 3rd चैप्टर में हमने इसको 1D के लिए पढ़ा था ना, यहाँ हम इसको 2D के लिए पढ़ेंगे। तो बस आपको तो फॉर्मूला बस वैसे ही लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं है। माना कि दो वस्तुएं हैं ए और बी, जिनके वेग हैं वी ए और वी बी। तो बताओ ए का वेग बी के सापेक्ष, मैंने लिखना सिखाया था, जिसके सापेक्ष लिखते हैं वो पीछे आता है। ठीक है, ए का वेग बी के सापेक्ष बी वी ए बी, तो कितना होता है? ये जो पहले आता है उसमें से दूसरे वाले को माइनस कर दीजिए, वी ए माइनस वी बी। सिमिलरली बी का वेग ए के सापेक्ष क्या हो जाएगा? वी बी माइनस वी ए। और हमने ये भी देखा था कि ये जो दोनों वेग होते हैं वो परिमाण में तो समान होते हैं, लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं, और फॉर्मूले से भी ये चीज़ निकल के आ रही है। और इनके परिमाण क्या है बच्चों? समान है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या स्टडी किया? एक समान त्वरण के लिए हमने समतल में गति का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेपीय गति, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में 101% उसमें से कुछ ना कुछ या तो न्यूमेरिकल या डेरिवेशन पार्ट आएगा ही आएगा, और थोड़ा सा लेंथी टॉपिक भी है, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। उसके लिए आपको अब तक हमने जो भी पढ़ा है, वेक्टर्स वगैरह जो भी, वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।